हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप और हम सभी लोग क्रॉनिकल मैगजीन जो सितंबर माह की आई है उसको रिवाइज कर रहे थे। आज ये उसका तीसरा पार्ट है। हम लोगों ने इससे पहले 2 पार्ट कवर कर लिए थे। जिन लोगों ने अगर अभी वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो सभी लोग पहले वो उन दोनों पार्टों को एक बार देख लें। उसके बाद इस पार्ट को भी आप लोग देखें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने जो इस मैगजीन में सार संक्षेप करंट अफेयर दिया गया है, इसको रिवाइज करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आज आए हैं, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और अन्य लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ताकि आपको उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी सब समय मिलती रहे और आप लोग करंट भी हमारे साथ पढ़ते रहें। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज सार संक्षेप। इसमें पहला करंट दिया है चर्चित व्यक्ति। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चर्चित व्यक्ति की। जो भी जुलाई माह 2026 में चर्चित व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला नाम है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। मई 2026 में चुनी गई थी। ये इंपॉर्टेंट करंट है, आप लोग याद रखें कि वे दूसरी महिला बनी है। लंदन की रॉयल सोसाइटी फेलो में चुनी जाने वाली या शामिल होने वाली दूसरी महिला है, दूसरी भारतीय महिला है। याद रखें आप लोग। जो पहले इससे पहले जो शामिल हुई थी वो थी गगनदीप कौर। 2019 में उन्हें शामिल किया गया था। उनके बाद ये दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं सौम्या स्वामीनाथन जी। अगर हम लोग रॉयल सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1660 में हुई थी। ये सबसे पुरानी वैज्ञानिक अकादमी में से एक है। सौम्या स्वामीनाथन जी WHO की चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं और वह वर्तमान में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। तो आप सभी लोगों को याद रखना कि सौम्या स्वामीनाथन लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलो बनने वाली दूसरी भारतीय महिला है। इससे पहले गगनदीप कौर दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन जी बनी है। इससे पहले गगनदीप कौर को 2019 में इस सोसाइटी में शामिल किया गया। अगला करंट है सौरभ गांगुली। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, जिन्हें आप लोग दादा के नाम से जानते हैं, इनको हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और वो यह सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर हैं। आप लोगों को याद रखना है कि सौरभ गांगुली जी 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम में चुने जाने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं, आप लोग याद रखें, सौरभ गांगुली जी। सौरभ गांगुली जी ने 2003 के विश्व कप में फाइनल में भारत की कप्तानी की थी, याद रखें आप लोग। अगला करंट है अनिल मेनन। ये नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। ये 14 जुलाई 2026 को बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से
सुबह ईडीटी पर रूस के सोयूज, आप लोग याद रखें कि रूस का ये जो सोयूज था MS-29 अंतरिक्ष यान, इससे ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी उन्होंने। आपको विमान का अंतरिक्ष यान का नाम याद रखना है कि रूस के सोयूज MS-29, अनिल मेनन जी गए हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे। वे कॉस्मोनॉट्स प्योत्र डुब्रोव और अन्ना किकना के साथ एक्सपीडिशन 74 में शामिल होंगे, जो 8 महीने की मिशन के बाद अप्रैल 2027 में लौटेंगे। मेनन जी अंतरिक्ष यात्रियों की शिरा संरचना, माइक्रोग्रेविटी में रक्त प्रवाह पर शोध करेंगे। ISS के पानी के अंतः शिरा तरल पदार्थ का उत्पादन करेंगे और सेमी कंडक्टर क्रिस्टल उगाएंगे। अब हम लोग नियुक्ति देखते हैं। पहली नियुक्ति है कनिष्का नारायण। तो 21 जुलाई 2026 को कनिष्का नारायण बेल्स के बेल ऑफ ग्लेमॉर्गन से लेबर सांसद को यूनाइटेड किंगडम के पहले कैबिनेट स्तर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना, ये यूके के पहले कैबिनेट स्तर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। किसको? कनिष्का नारायण जी को। इनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में जन्मे, यानी कि हम लोग ये जानेंगे कि कनिष्का नारायण जी का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट है ये करंट, एंडी बर्नहम। एंडी बर्नहम को 20 जुलाई 2026 को किंग चार्ल्स थर्ड द्वारा यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो हम लोगों को याद रखना है कि यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंडी बर्नहम। तो इनको शपथ किसने दिलाई है? किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा। दे कीर स्टारमर आपने सुना होगा, उनके उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। ये जो बर्नहम जी हैं, ये ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर रहे हैं। टेन डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में अपनी सरकार को ब्रिटेन का सर्किट ब्रेकर बताया और स्थिरता आर्थिक आर्थिक पुनरुत्थान के लिए 10 वर्षीय राष्ट्रीय योजना का वादा किया। पिछले 10 वर्षों में वे 7वें प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने यह पदभार संभाला है। अगला इंपॉर्टेंट करंट है शेरही कोरिट्स्की। शेरही कोरिट्स्की, ये यूक्रेन की संसद ने इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं शेरही कोरिट्स्की। और यहाँ पे आपको राष्ट्रपति के नाम भी याद रखना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। इससे पहले कोरिट्स्की मई 2025 से यूक्रेन की राष्ट्रीय तेल एवं गैस कंपनी जो थी नाफ्टोगाज के सीईओ थे। अगला करंट है एंडी बर्नहम, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये लेबर पार्टी के हैं और इन्हें आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है यूके का। यूनाइटेड किंगडम के लेबर पार्टी के जो नेता एंडी बर्नहम को 20 जुलाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे मेयर के पद पे कार्य कर चुके हैं।
हम लोग बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में। हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को पॉलिसी बाजार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आप लोग याद रखें, अमिताभ बच्चन जी को पॉलिसी बाजार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और परिवार सबसे पहले नामक नया अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य बीमा और टर्म इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता बढ़ाना। आपको इसमें इतना याद रखना है कि पॉलिसी बाजार के नए एम्बेसडर जो बन गए हैं वो अमिताभ बच्चन जी बने हैं। अगला करंट है श्री निवास कुमार तुम्मल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध समुद्र वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्मल को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। आप लोगों को याद रखना है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो सचिव बने हैं 2 वर्ष के लिए, ये बने हैं समुद्री वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्मल जी। वह वर्तमान में यूनेस्को आईयूसी पर्थ में इंडियन सोशल सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम सचिवालय का नेतृत्व कर रहे हैं। इनको नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2010 और इंडियन नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड 2008 प्राप्त हुआ है। अगला करंट है पंकज पवार। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने किरण थॉमस के उत्तराधिकारी के रूप में पंकज पवार को अपना सीईओ नियुक्त किया है। आपको याद रखना है कि पवार रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है और उनके पास टेलीकॉम और डिजिटल सेवाओं में 30 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है। अगला आपको इंपॉर्टेंट करंट देखना है महेश मुरलीधर पई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले 3 साल की कार्यकाल के लिए महेश मुरलीधर पई को साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दे दी है। ये इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बनेंगे अक्टूबर 2026 से। अगला आपको करंट देखना है संजीव जैन। विदेश मंत्रालय ने संजीव जैन को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। आपको याद रखना है कि उत्तर कोरिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं संजीव जैन जी। जैन जी कार्बो वर्ड में राजदूत के रूप में अपना वर्तमान असाइनमेंट पूरा करने के बाद यह पद संभालेंगे। आपको याद रखना है लोखंडे प्रशांत सीताराम। ये 2001 बैच के आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को 22 जुलाई 2026 को गृह विभाग गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है कि गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का कार्यभार किसे मिला है? लोखंडे प्रशांत सीताराम जी को। वह नियमित नियुक्त होने तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। अभी वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। 1 जुलाई 2026 को एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को चेयरपर्सन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में पदभार ग्रहण किया है, सीआईएससी। वो बन गए हैं एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। हम लोग बात करते हैं जनरल धीरज सेठ
ये इंपॉर्टेंट करंट हो जाएगा, इस पे आप लोग टिक कर लें। धीरज सेठ जी ने 31 जून 2026 को 31वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। यानी कि 31वें थल सेना अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जनरल धीरज सेठ जी। इन्होंने उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया। इनका कार्यकाल जो रहेगा 31 अगस्त 2028 तक रहेगा, जनरल धीरज सेठ जी का। अब हम लोग कुछ निधन पढ़ेंगे जिनका हाल ही निधन हुआ है। पुमानी पुलथरे मणिक वासगम, आपको याद रखना है पुमानी। ये प्रसिद्ध तमिल लेखक हैं पुमानी पुलथरे मणिक वासगम। 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। वे तमिलनाडु के ग्रामीण जीवन, किसानों, मजदूरों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को चित्रित करने वाले उपन्यासों और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध थे। आपको याद रखना है कि उन्हें 2014 में उपन्यास इनका था अग्न्यादि के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनका एक उपन्यास था वेक्कई 2019 में वेत्रिमारन द्वारा निर्देशित और धनुष अभिनीत फिल्म में असुरन के रूप में रूपांतरित किया गया। पुमानी ने एनएफडीसी के लिए फिल्म करुवेलम पुक्कल भी निर्देशित की थी। तो याद रखें आप लोग, ये तमिलनाडु संबंध इनका, ये तमिल लेखक थे। इन्हें 2014 में उपन्यास अग्न्यादि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपको ध्यान रखना होगा। अगला करंट है शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी। ये कतर के पूर्व अमीर, इनका 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। इन्होंने अल जजीरा की स्थापना 1996 में की थी। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की शुरुआत 2000 और 2022 फीफा वर्ल्ड कप की सफल बोली भी इन्होंने लगाई थी। एस जानकी, दक्षिण भारतीय प्लेबैक गायिका एस जानकी, जिन्हें साउथ इंडिया की नाइटिंगेल कहा जाता है, इनका हाल ही निधन हो गया है। एस जानकी, इनका संबंध साउथ इंडिया से था, आप लोग याद रखे हैं। ये दक्षिण भारतीय की प्लेबैक गायिका थी और इन्हें साउथ इंडिया की नाइटिंगेल कहा जाता है। पूछ सकता है आपसे कि साउथ इंडिया की नाइटिंगेल की उपाधि किसे दी गई है? तो एस जानकी, जिनका हाल ही निधन हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पुरस्कार और सम्मान। तो 79वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, अमेरिकी फिल्मकार जेम्स ग्रे को 9 अगस्त 2026 को 79वें 79 लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पारो अल्लाह करियर मानद करियर पारो प्रदान किया जाएगा। ये अमेरिकी फिल्मकार जेम्स ग्रे को मिलेगा ये लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो है, पारो अल्लाह करियर जो उपाधि है, इनको प्रदान की जाएगी। उनकी नवीनतम फिल्म पेपर टाइगर, एडम ड्राइवर, स्कारलेट जॉनसन, माइक स्टेलर अवनीत का कांस 2026 में प्रीमियर हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पुरस्कार है WSIS, दूरसंचार विभाग के समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिकल सर्विसेज प्रोजेक्ट ने जिनेवा में 9 जुलाई को इनेबलिंग इन्वायरमेंट श्रेणी के तहत WSIS पुरस्कार में ग्लोबल बैर का खिताब जीता है। इसने जीता है दूरसंचार विभाग के समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिकल सर्विसेज प्रोजेक्ट ने। यह कई गांवों की सेवा के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ भौतिक केंद्रों को जोड़ती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी ने या संगीत नाटक अकादमी ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत दिए जाने वाले प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए 32 वर्षीय आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी को चुना है। आपको याद रखना है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये 32 वर्षीय है आचार्य रणछोड़ लाल।
यह पुरस्कार हथेली संगीत को सुरक्षित रखने में उनके योगदान को सम्मानित करता है। अगला करंट इंपॉर्टेंट है, ये बिंगतांग आदिपुर जो अवार्ड है, ये इंडोनेशियाई के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जकार्ता में पीएम नरेंद्र मोदी जी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो बिंगतांग आदिपुर है, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, इन्होंने इंडोनेशिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बिंगतांग आदिपुर, इससे मोदी जी को सम्मानित किया है। अगला इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में एआई और नई युग की प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नवाचार श्रेणी में पुरस्कार मिला है। आप लोग याद रखें किसको मिला है, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान को एआई और नई युग की प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नवाचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार जयपुर में 1-2 जुलाई को इसके आईसीएमआर और माइंड प्लेटफॉर्म के लिए प्रदान किया गया। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 ये मिला है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट हो जाएगा, इसको आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुने कि इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज, इसका नाम बदलकर अब बुकमान इंटरनेशनल प्राइज किया जाएगा। तो कब से किया जाएगा, साल 2027 से। जो वर्ष आपको 2027 होगा, इसमें जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है इसका नाम बदलकर किया जाएगा बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो आप लोग याद रखें कि साल 2027 से बुकमान की फिलैंथ्रोपीज के साथ 10 साल के फंडिंग समझौते के बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया जाएगा। अब जो पुरस्कार राशि दोगुनी हो जाएगी, ये 1 लाख यूरो हो जाएगी। दो 2027 का जो पुरस्कार जिसकी अध्यक्षता केटी कितामुरा करेंगी, यूके आयरलैंड में मई 2026 और अप्रैल 2027 के बीच प्रकाशित अनुवादित कथा साहित्य ट्रांसलेटेड फिक्शन के लिए है। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज डारिया और दिमित्री बुकमान द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इनके नाम पर इसका अब नाम बदल दिया जाएगा। इसका नाम बदलकर बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2027 से किया जाएगा। इसमें राशि अब दोगुनी कर दी गई, 1 लाख यूरो अब राशि के तौर पर दी जाएगी। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 चल सेकेंड। तो ये 29-30 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सशस्त्र बलों और तटरक्षक बल के कर्मियों को 105 विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए हैं। कितने किए आप लोगों को याद रखना है कि 105 विशिष्ट सेवा अलंकरण। पुरस्कारों में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक हैं, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक हैं और 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक शामिल है। आप लोग इसको याद रख लें कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती को ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक मिला है। पूछ सकता है ऑपरेशन सिंदूर के लिए किसी सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक मिला है, तो आप लोग याद रखें कि लेफ्टिनेंट जनरल जो राजीव घई जी हैं और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जी को। अब कुछ हम लोग इसमें चर्चित स्थल डिस्कस करेंगे। जिन सोनीपत, तो भारतीय रेलवे ने 17 जुलाई 2026 को उत्तरी रेलवे के जिन सोनीपत खंड पर देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन पावर ट्रेन का उद्घाटन किया है। आप लोग याद रखें कि जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाएगी, जिन सोनीपत। याद रखें कि ये जो ट्रेन है वो 10 कोच है इसमें 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्सन सिस्टम है, जिसमें अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा और जो डिजाइन की गई वो 1 प्लस प्रति घंटा है। लगभग 2600 यात्री इसमें बैठ सकते हैं, इतनी क्षमता है।
आत्मनिर्भर भारत के तहत आरडीएसओ विनिर्देशों के अनुसार विकसित यह परियोजना समर्पित हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है। पायलट प्रोजेक्ट जिंद और सोनीपत के बीच स्टेशनों की सेवा करेगा, जो जर्मनी, जापान और चीन जैसे देशों के साथ भारत को ग्रीन रेल में प्रवेश दिलाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख सम्मेलन। तो भारतीय जल सचिव सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कब हुआ है? 13 और 14 जुलाई को। शक्ति मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन आयोजित किया गया है। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो याद रखें आप लोग, केंद्रीय मंत्री CR पटेल की अध्यक्षता में। केंद्रीय मंत्री CR पटेल की अध्यक्षता में 13 और 14 जुलाई को नई दिल्ली में भारतीय जल सचिव सम्मेलन का आयोजन किया गया। इतना आप लोग याद रखें। इसमें 8 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। वाराणसी में ट्रीटेड पानी के पुनः उपयोग के लिए शहर स्तरीय एक्शन प्लान बनाया गया है। इसका जो लक्ष्य है वो दिसंबर 2026 तक सभी निर्दिष्ट बांधों के लिए व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन। अगला सम्मेलन है शिलोंग में नेक्स्ट जेन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। ये मेघालय सरकार का 2 दिवसीय सम्मेलन था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और CM कोनार्ड संगमा द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है ई गवर्नेंस का 29वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ है। ई गवर्नेंस पर 29वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो राजस्थान के इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया है 1-2 जुलाई 2026 को। इसमें थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, अभी हम लोग इसमें आगे चर्चा करेंगे। अगला सैन्य अभ्यास या अभियान हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगले पेज में साफ होगा, उसमें हम लोग क्लियर करेंगे उसको। असम राज्यव्यापी नशीली पदार्थ निपटान अभियान। तो असम ने 12 को 14वें असम पुलिस बटालियन ग्राउंड दौलासन नलवाड़ी में राज्यव्यापी ड्रग डिस्पोजल ड्राइव शुरू किया है, जिसमें 51 करोड़ मूल्य के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। अगला इंपॉर्टेंट करंट है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने, पूछ सकता है किसने किया है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 13 जुलाई को मेरा युवा भारत माई भारत के माध्यम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसमें 5 श्रेणियों में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं शामिल हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट है अहमदाबाद गिनीज वर्ल्ड फॉर वृक्षारोपण अभियान। तो अहमदाबाद ने 12 जुलाई 2026 को बदाज में मियाबाद की पद्धति से 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह 76,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया है। महज 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाए गए। इसको आप लोग देख लें। ये कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में वृक्षारोपण अभियान हुआ है, जिसने ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये जो आयोजन किया था ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था आयोजन इसका। इसमें 25,000 से अधिक स्वयंसेवक शामिल हुए और 35 देसी प्रजातियों का उपयोग किया गया। इसमें याद रखें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वो इसने किसका रिकॉर्ड हुआ इसको भी याद रखने, जो पिछला रिकॉर्ड था वो असम के नाम था जो 2023 बना था। उनका रिकॉर्ड था 3,31,929 और इन्होंने लगाया 3,61,000 पौधे। अहमदाबाद याद रखें आप लोग। अगला है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया स्कूल चलो अभियान, चलो सेकेंड या चलो 2।
इसको याद रख लें, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश वाले इस करंट को याद रखेंगे कि कहां से प्रारंभ किया गया इस अभियान को। इसका जो फेज सेकंड था वो सहारनपुर से शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य था, जो 100% स्कूल नामांकन सुनिश्चित करना। अगला है समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने जन्म से लेकर 36 महीने तक के बच्चों की व्यापक देखभाल के लिए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम SSBSK की शुरुआत की है। आप लोगों को याद रखना है कि जन्म से लेकर 36 महीने तक के बच्चों को पूछ सकता है इसमें। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने जन्म से लेकर 36 महीने तक के बच्चों की व्यापक देखभाल के लिए SSBSK की शुरुआत की है, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। यह जोखिम स्त्रीकृत दृष्टिकोण, रिस्क स्ट्रेटिफाइड अप्रोच के साथ होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर और होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड को एकत्र करता है। बस आपको इतना याद रखना है किसने किया है और जन्म से लेकर कितने महीने तक, तो 36 महीने तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पुस्तक जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवाई स्पीक्स, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा। ये पुस्तक किसकी, तो आप लोग याद रखें कि द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवाई स्पीक्स, ये पुस्तक है उपराष्ट्रपति जी की, CP राधाकृष्णन जी की। अगली पुस्तक है इट कुड हैव बीन हर, तो ये थी लिसा ज्वेल। अगली पुस्तक जो है गेटिंग अवे विथ मर्डर, तो इसकी जो लेखिका है वो सारी लापेना। अगली पुस्तक है द केज ऑफ स्टेट्स, इसके राइटर हैं KF ब्रीने। अगली पुस्तक है ईडन फॉल्स, इसको लिखा है अजय चौधरी जी ने। एक बार पुनः आप लोग देख लें। पहली पुस्तक है द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवाई स्पीक्स, ये लिखी उपराष्ट्रपति जी ने, जो है हमारे CP राधाकृष्णन जी। अगली पुस्तक है इट कुड हैव बीन हर, तो ये लिखी है लिसा ज्वेल ने। अगली पुस्तक है गेटिंग अवे विद मर्डर, इसको राइट किया है सारी लापेना ने। अगली पुस्तक है द केज ऑफ स्टेट्स, इसको राइट किया है KF ब्रीने ने। ईडन फॉल जो पुस्तक है वो अजय चौधरी जी की है। अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे जो कुछ जुलाई माह के इंपॉर्टेंट दिवस थे, इस दिवस और उनकी थीम क्या थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को CA दिवस, चार्टर्ड अकाउंट दिवस भी होता है। 4 जुलाई को है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस। पहला है जो 1 जुलाई का था राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लें। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस प्रतिवर्ष होता है जो कि। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 11 जुलाई का जो विश्व जनसंख्या दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई का जो राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत दिवस है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। आप सभी लोग पुनः एक बार सुन लें कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी होता है और चार्टर्ड अकाउंट दिवस भी होता है। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस होता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस होता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो कि अति महत्वपूर्ण है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस। 17 जुलाई को है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस। 26 जुलाई को है कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब दिवस के बाद हम लोग कुछ खेल की करंट को पढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट करंट है, रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। तो पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 19 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के विरुद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया।
आप लोग याद रखें कि रोहित शर्मा ने जो लॉर्ड्स के मैदान पर जो भी इंग्लैंड के खिलाफ जो शतक लगाया है, ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे उम्रदराज शतक बनाने वाले खिलाड़ी रोहित ने 39 वर्ष और 80 दिन की उम्र में उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय होने का गौरव भी प्राप्त किया। यह रोहित शर्मा जी कैरियर का 34वां आईपीएल शतक था। इसके साथ ही वह किसी एक देश में किसी विदेशी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले मामले में सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं। आप लोग याद रखें, लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, होम ऑफ क्रिकेट। अगला इंपॉर्टेंट करंट आप लोग याद रखें कि वैभव सूर्यवंशी का जो इन्होंने डेब्यू किया हाल ही में, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 15 वर्षीय के वैभव सूर्यवंशी जी हैं। उन्हें मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच से पहले इनको डेब्यू के लिए कैप प्रदान की गई। सूर्यवंशी जी ने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 16 साल 205 दिन था। पूर्व आईसीसी सदस्यों में वह आप सबसे युवा पुरुष T20 पदार्पणकर्ता बन गए हैं। वैश्विक स्तर पर हम लोग बात करें तो सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड अभी भी रोमानिया के मरियन गेरासिम के नाम है, जो 14 साल 16 दिन के नाम था, उनकी एज थी जब उन्होंने डेब्यू किया था। ये इंपॉर्टेंट करंट है, आप लोग इसको देख लें एक बार। जो हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन हुआ है, उसका 10वां संस्करण था। कब से कब तक खेला गया? तो 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक खेला गया इसको। मेजबानी किसने की है? तो इंग्लैंड और वेल्स ने। कुल 12 टीमों ने प्रतिभाग किया था। अब की बार 2 टीमें बढ़ गई थी। इस बार टीमों की संख्या 10 से बढ़ाकर 12 की गई थी। कुल 33 मैच हुए हैं और इंग्लैंड के जो विभिन्न शहरों में। उद्घाटन जो समारोह हुआ था 12 जून 2026 को एल्बेस्टन क्रिकेट ग्राउंड बर्मिंघम में। उद्घाटन मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच था। हम लोग फाइनल मैच की बात करते हैं तो लॉर्ड्स पे खेला गया इसका फाइनल, और जो इसकी विजेता टीम बनी है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया 7 विकेट से। तो आप लोग याद रखें कि 10वां विश्व कप का आयोजन हुआ आईसीसी महिला T20, इसकी विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया बनी है और ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से इंग्लैंड को हराया है। प्लेयर ऑफ द मैच की हम लोग बात करें तो बेथ मोनी, जो कि ऑस्ट्रेलियाई थी, इनको मिला था मैन ऑफ द मैच। आप लोग याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार T20 विश्व कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7वां वर्ल्ड कप जीता है और यह ऑस्ट्रेलिया का कुल मिलाकर 14वां महिला विश्व कप खिताब है। 7 T20 7 वनडे विश्व कप। हम लोग बात करें मेजबानी की तो इंग्लैंड ने 17 साल बाद इस टूर्नामेंट की मेजबानी की है। इससे पहले 2009 में T20 विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी भी इंग्लैंड ने ही की थी। जो पिछला नॉर्मल संस्करण हुआ था वर्ल्ड कप का 2024 में, इसकी विजेता टीम न्यूजीलैंड थी और इसका आयोजन किया गया था यूएई में। और जो 11वां महिला T20 विश्व कप का आयोजन 2028 में किया जाएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट करंट है। ये है भारत महिला इंग्लैंड जो महिला टेस्ट मैच हुआ है 10 से 13 जुलाई को भारत इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के मध्य एकमात्र टेस्ट खेला गया लॉर्ड्स के मैदान पे। पहला महिला टेस्ट था यहाँ पे।
भारतीय टीम कप्तानी हरमनप्रीत कौर ने की और इंग्लैंड की तरफ से नेट साहिबा ब्रेंट ने की। भारत महिला टीम ने इंग्लैंड महिला को 270 रनों से पराजित किया। यह रनों के अंतर से भारत की महिला टेस्ट क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी जीत है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है कि फीफा पुरुष विश्व कप का जो आयोजन हुआ है, इसका विजेता स्पेन बन गया है। तो स्पेन ने 2026 का फीफा विश्व कप खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से पराजित किया। आप लोगों को याद रखना है कि जो फाइनल मैच था फीफा पुरुष विश्व कप का, इसमें स्पेन ने 1-0 से अर्जेंटीना को हराकर अपने नाम कर लिया है, यानी कि मैच जीत लिया है। गोल की बात करें तो स्पेन के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी फेरोन टोरेस ने 106वें मिनट में एक्स्ट्रा टाइम में गोल किया। मैदान कौन सा था? न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, अमेरिका। तो स्पेन ने पुरुषों का अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप जीता है, यहाँ पे पहले 2010 में जीता था। तो स्पेन दुनिया का पहला देश बन गया जिसके पास एक ही समय में पुरुष और महिला दोनों सॉकर वर्ल्ड कप खिताब है। स्पेनिश महिलाओं ने 2023 में विश्व कप जीता था। ये आप लोग देख लें एक बार, ये इंपॉर्टेंट करंट है कि किसको क्या मिला है। तो गोल्डन बॉल तो जो अवार्ड है, जो सबसे खिलाड़ी ये रॉड्री को मिला है, ये स्पेन देश से संबंधित है। ये टीम के कप्तान और मिडफील्ड के स्तंभ में। गोल्डन बूट की बात करते हैं, सर्वाधिक गोल उन्होंने किया है, तो ये किलियन एम्बाप्पे, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। इनको लगातार दूसरा गोल्डन बूट मिला 2022-2026 में। ये किलियन एम्बाप्पे को मिला है, ये फ्रांस के हैं। और गोल्डन बॉल की बात करते हैं तो ये रॉड्री को मिला है स्पेन से। गोल्डन ग्लव्स की बात करते हैं, गोलकीपर के लिए सर्वश्रेष्ठ जो उनाई सिमोन है, ये स्पेन के हैं। और यंग प्लेयर अवार्ड की बात की जाए तो ये पाउ कुबार्सी को मिला, ये भी स्पेन से है। तो आप लोग याद रखें, गोल्डन बूट को छोड़कर जो तीनों पुरस्कार मिले हैं वो स्पेन खिलाड़ियों को मिले हैं। और सिर्फ जो गोल्डन बूट का जो अवार्ड मिला है, किलियन एम्बाप्पे को मिला है, ये फ्रांस संबंधित है। अब मेजबानी की हम लोग बात करते हैं तो फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन संयुक्त रूप से 3 देश जो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया गया है। यह इतिहास का पहला विश्व कप था जिसमें 48 टीमों ने भाग लिया है। इससे पहले 32 टीमें होती थी। आप लोग याद रखें, इस विश्व कप में 48 टीमों ने प्रतिभाग किया था। कुल 104 मैच खेले गए। हम लोग तीन एम्बाप्पे की बात करते हैं तो इन्होंने एक से ज्यादा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल करने वाले और 2 गोल्डन बूट जीतने वाले आदमी के महानतम स्ट्राइकर बन गए हैं। हाल ही में नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास ले लिया है। तो आप लोग याद रखें, नेमार जूनियर का संबंध किससे? फुटबॉल से। ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। इन्होंने 130 मैचों में 80 गोल किए हैं। अब बात करते हैं हम लोग WTT फीडर इस्तांबुल सेकंड 2026, ये टेनिस का है। इसका आयोजन जो 1 से 5 जुलाई 2026 के बीच 2026 की टेबल टेनिस प्रतियोगिता WTT फीडर इस्तांबुल सेकंड इस्तांबुल तुर्की में आयोजित की गई है। इसमें पुरुष विजेता की बात करें हम लोग, पुरुष एकल की विजेता थी निकिता ऑर्टिमेंको रूस की है और विजेता जूल्स रोलैंड फ्रांस की है। महिला एकल की बात करें तो विजेता ये ली शेंग दक्षिण कोरिया और विजेता है अरीना स्लोटीना रूस की। पुरुष युगल की बात करें, विजेता है एव जेनी तिखोनोव और दिमित्री विनाग्रादोव, दोनों रूस के हैं। और विजेता की बात करें तो ये रियोची योशियामा और काजुकी योशियामा, दोनों जापान के हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट करंट है कि एस अश्वथ बने भारत के 98 शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो ये तमिलनाडु के नागर कोयल के 17 वर्षीय है एस अश्वथ, जो भारत के 98 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और तमिलनाडु का अर्थ इसमें, इस बात को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट करंट है।
अगला इंपॉर्टेंट करंट है कि पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 को जीत लिया है। तो भारतीय बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 19 जुलाई को जापान ओपन के फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इन्होंने जापान की अकाने यामागुची को हराया है। तो पीवी सिंधु जापान ओपन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। आप लोग याद रखें कि ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं पीवी सिंधु जी। इन्होंने जापान की अकाने यामागुची को हराया है। पहली भारतीय पुरुष या महिला बन गई हैं। हम लोग बात करते हैं बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप। तो 26 जून से 5 जुलाई तक जापान के यासुशिरो सिटी जनरल जिम्नेजियम में बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करंट। ये इंपॉर्टेंट है एशियाई कुश्ती चैंपियन 2026 अंडर 15 अंडर 20। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो पटाया थाईलैंड में हुआ है 27 जून से 5 जुलाई के बीच। भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं अंडर 20 वर्ग में। 4 स्वर्ण हैं, 7 रजत हैं, 9 कांस्य। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ये क्रॉनिकल मैगजीन का ये थर्ड पार्ट था। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इससे पहले जो दोनों पार्ट अपलोड किए गए उनको भी देख लें, और एक आपको अंतिम पार्ट कल प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मंथली जो करंट आपको मिलता रहे। सभी लोगों को धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।